हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चौपाल के एज उस वर्ड में। अब तक हमने 4 वीडियो में 80 प्रश्नों को सॉल्व कराए हैं। आज 81 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। ए सेमेटिक हेमेटिक परिवार, बी चीनी भाषा परिवार, सी काकेशियन परिवार, या डी आस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य चीनी परिवार से है। चीनी भाषा परिवार से एकाक्षरी भाषा का तात्पर्य है। तो हमारा सही आंसर है चीनी भाषा। क्वेश्चन नंबर बी, चीनी भाषा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ए ब्लूमफील्ड, डी जेस्पर्सन, सी सोश्यूर, या डी ग्लीसन। तो हमारा सही आंसर है इसमें सोश्यूर। हमारा सही आंसर सी है, सोश्यूर। इनकी प्रसिद्ध जो रचना है, प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो है कोर्स इन जनरल ग्लिसलिन। इनकी प्रसिद्ध रचना है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक है सोश्यूर, और इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक थी वो है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश 85 बोली से है? ए राजस्थानी भाषा, बी गुजराती भाषा, सी पंजाबी भाषा, या डी बंगाली भाषा। तो आधुनिक भाषाओं में अपभ्रंश की 85 बोली जो है वो पंजाब में बोली जाती है। आधुनिक भाषाओं में अपभ्रंश की 85 बोली जो है वो पंजाब में बोली जाती है। तो हमारा सही आंसर है सी, पंजाबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र हैं। रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र हैं। बी वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। सी है खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। और डी राजस्थानी उपभाषा का विकास 85 अपभ्रंश से हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्या चुनना है? असत्य। असत्य कथन जो है यहाँ पे चुनना है। तो हमारा जो असत्य कथन है ये है डी, राजस्थानी उपभाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। तो ये कथन असत्य है। राजस्थानी उपभाषा का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी भाषा का विकास सौर श्रेणी, राजस्थानी उपभाषा का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। तो हमारा ये कथन जो है यहाँ पे असत्य है। राजस्थानी उपभाषा का विकास 85 अपभ्रंश से हुआ है। ये 85 अपभ्रंश से नहीं है, ये सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। तो हमारा सही आंसर है डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। हमारी जो भोजपुरी बोली है उसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसमें विकल्प दिए हैं, ए अर्धमागधी अपभ्रंश, बी मागधी अपभ्रंश, सी सौर श्रेणी अपभ्रंश या डी ब्राचड़ अपभ्रंश। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति जो हुई है वो मागधी अपभ्रंश से हुई है। हमारा क्वेश्चन बी सही है, मागधी अपभ्रंश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया है? देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया है? ए नरेंद्र दत्त, डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डी सी काका कालेलकर या डी विनोबा भावे। तो देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव जो था वो सावरकर बंधुओं ने दिया था, लेकिन कोई विकल्प ना मिलने की वजह से उस समय काका कालेलकर की अध्यक्षता में वो समिति का गठन हुआ था, तो यहाँ पे काका कालेलकर का नाम आया है। तो हमारा क्वेश्चन सी है। लेकिन उस खड़ी बोली के जो सुझाव दिया था वो सावरकर बंधुओं ने दिया था। तो हमारा सही आंसर है काका कालेलकर। यहाँ सावरकर का कोई विकल्प नहीं है, तो उनका नाम नहीं लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं। यहाँ पे शब्दों का निर्माण हो रहा है, तो ए है ध्वनि, बी प्रतिध्वनि, सी वाणी या डी स्वनिम। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहा जाता है। सही आंसर हमारा है डी। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झांसी, जालौन, हमीर में कौन सी बोली प्रचलित है? झांसी, जालौन और हमीर में कौन सी बोली बोली जाती है? हमारा विकल्प है ए बुंदेली, बी कन्नौजी, सी ब्रज भाषा या डी मालवी। तो झांसी, जालौन और हमीर में जो है वो बुंदेली बोली जाती है। झांसी, जालौन, हमीर में बुंदेली बोली जाती है, जबकि कन्नौजी जो है वो कन्नौजी, इटावा, कानपुर, हरदोई जैसी जगहों पे ब्रज भाषा का प्रचलन है। तो हमारा सही आंसर है ए बुंदेली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? गैल, भैल हमारी भोजपुरी में जो है गैल भैल का प्रयोग किया जाता है बोलने में। तो ये गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? विकल्प है ए भोजपुरी भूतकालिक, बी अवधि वर्तमान कालिक, सी ब्रज भाषा भूतकालिक या डी बुंदेली भविष्यकालिक। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे है भोजपुरी भूतकालिक। हमारी भोजपुरी में गैल भैल का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। पहले बहुत ज्यादा किया जाता था, अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इसका प्रयोग भूतकाल में, मतलब जो काल बीता है उसमें जरूर किया जा रहा था। तो हमारा सही आंसर है ए भोजपुरी भूतकालिक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए बंगला, बी पंजाबी, सी मराठी या डी गुजराती। तो यहाँ हमारा विकल्प जो है 4 है, जिसमें हमारा सही आंसर है डी मराठी। मराठी भाषा जो है वो
देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा हिंदी, संस्कृत और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हमारा सही आंसर है सी, देवनागरी लिपि में मराठी लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? क व्यंजन अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ्य ध्वनि। विकल्प हमारा है ए अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ्य ध्वनि। बी महाप्राण, घोष, स्पर्शी, कंठ्य ध्वनि। सी अल्प प्राण, घोष, संघर्षी, तालव्य ध्वनि। या डी महाप्राण, अघोष, संघर्षी, कंठ्य ध्वनि। तो क व्यंजन के विषय में से क व्यंजन में जो प्रयोग किया जाता है वह है अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ्य ध्वनि। हमारा सही आंसर है ए, अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ्य ध्वनि। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ए तालव्य ध्वनियां हैं। बी ये मूर्धन्य उत्पिक्ष ध्वनियां हैं। सी इनका प्रयोग शब्द के आरंभ और मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है। या डी है दोनों महाप्राण हैं। हमारा विकल्प जो है ये 4 दिए गए हैं, जिसमें हमारा सही आंसर है ए मूर्धन्य उत्पिक्ष ध्वनियां हैं। ड और ध मूर्धन्य उत्पिक्ष ध्वनियां हैं, तो हमारा सही आंसर है बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से श श श व्यंजन किस प्रकार के हैं? उच्चारण की दृष्टि से श श श व्यंजन किस प्रकार के? उच्चारण के दृष्टि से श श श व्यंजन किस प्रकार के हैं? ए अंतस्थ, सी वत्स्य, या सी उष्ण, या डी तालव्य। तो उच्चारण के अनुसार उच्चारण की दृष्टि से श श श जो श श श व्यंजन जो है वो उष्म होता है। उच्चारण के अनुसार हमारा जो श श श व्यंजन है वो उष्म है, इसलिए हमारा सही आंसर है सी उष्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण के स्थान पर यह व्यंजन है। उच्चारण के स्थान के आधार पर यह व्यंजन है। यह व्यंजन है। यह व्यंजन को मतलब जहां से हम लोग उच्चारित करते हैं वह व्यंजन है ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी कंठस्थ, या डी ओष्ठ। तो उच्चारण के अनुसार यह व्यंजन जो है तालव्य है। यह को तालु से उच्चारित किया जाता है, तो इसलिए हमारा सही आंसर है तालव्य। जहां पे च, छ, ज, ज, झ और इया जहाँ पे च छ ज और इया च छ ज इया व्यंजन आता है वहां पे होता है तालव्य। तो हमारा आंसर है ए तालव्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक है? हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक है? ए ड, बी इय, सी ड़, या बी य। तो हिंदी में अनुस्वार
हिंदी में य अनुस्वार का सूचक है। हिंदी में य जो शब्द है वो अनुस्वार का सूचक है। य नहीं, सॉरी, हिंदी में अनुस्वार जो है य का सूचक है, इसलिए हमारा सही आंसर है य। हमारा सही आंसर य है। अगला क्वेश्चन, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सौ बात। यहाँ पे जो है उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। तो यहाँ पे जो है हमारा विकल्प है ए 1, बी 2, सी 7 या डी 8। तो हमारा सही आंसर है 7। यहाँ पे कहत, कहत मीन्स कहता है, नटत मतलब नखड़े दिखाता है, नकारता है। तो यहाँ पे कहत नटत मनो कहता है, नकारता है। रीझत रीझता है। खिझत नो खिंच जाता है, खिंचता है। मिलना मिलना है। खिलत खुश होता है। लजियात लजा जाता है, शर्मा जाता है। भरे भौन में करत है। यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 जो है 7 क्रियापदों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये 7 क्रियापद है। भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात, जिसमें एक गौण क्रिया है बात करना। यहाँ पे 8वां जो क्रिया है बात करना है, गौण है, इसलिए उसका यहाँ पे नहीं वो किया गया है। तो ये हमारे कुल 7 क्रियापद हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए मेजपोश, बी मिठास, सी सौतेला या डी सरलता। तो यहाँ पे जो विशेषण है वो हमारा सौतेला। क्वेश्चन नंबर विकल्प जो है सी सौतेला। सौतेला जो है विशेषण है, तो यहाँ पे सौतेला शब्द जो है विशेषण है। बाकी सब सर्वनाम है। बाकी सब सर्वनाम है और सौतेला जो है वो विशेषण है। तो हमारा सही आंसर है सी सौतेला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? यहाँ पे सर्वनाम पूछा गया है। विकल्प में है ए कौन, बी कोई नहीं कोई, सी उसने या डी 10 गुना। तो यहाँ पे जो सर्वनाम शब्द है वह है डी 10 गुना। बाकी शब्द जो है वो सर्वनाम है और जो सर्वनाम नहीं है वो है 10 गुना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कतिपय हिंदी व्याकरणों के द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ए क्रिया के लिए, बी विशेषण के लिए, सी संज्ञा के भेद के लिए या डी सर्वनाम के लिए। तो संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग जो है संज्ञा के भेद के लिए किया गया है।
संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग संज्ञा भेद के लिए किया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर सी संज्ञा के भेद के लिए सही है, तो ये हमारा क्वेश्चन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थितियों में एक समान रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी परिस्थितियों में एक समान रहता है, वो चाहे देश काल परिस्थिति किसी भी जगह पे वो एक समान होता है, उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? हमारा विकल्प है ए अलौकिक, बी स्थिरचित्त, सी शांतचित्त या डी समदर्शी। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर है शांतचित्त। हमारा सही आंसर है शांतचित्त। तो क्वेश्चन विकल्प का सी जो है हमारा शांतचित्त सही है। चलिए यहाँ हमारा 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो समाप्त हुई। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।